कहानी की शुरुआत एक अजीब और डरावनी नदी से होती है, जहाँ एक छोटी सी बोट धीरे धीरे बह रही होती है। उस बोट में शुशांग नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ मछलियाँ पकड़ने आया होता है, लेकिन तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा हो, जिसके कारण वह डर के मारे कांपने लगता है। शुशांग अपने पिता से कहता है कि उसने पानी के अंदर कुछ अजीब सा देखा है और अंकल ली ने भी बताया था कि इस नदी में एक बहुत खतरनाक आदमखोर दानव रहता है जो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ता। लेकिन उसके पिता उसकी बात को हंसकर टाल देते हैं और कहते हैं कि यह सब सिर्फ लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए होती हैं। फिर वह शुशांग को मछली पकड़ने वाला जाल पकड़ने के लिए कहते हैं। इसके बाद उसके पिता बिना कुछ सोचे समझे सीधे पानी में मछलियां पकड़ने उतर जाते हैं, लेकिन तभी अचानक शुशांग को पानी के अंदर वही खतरनाक राक्षस फिर से दिखाई देता है। उसे देखकर वह डर के मारे थर थर कांपने लगता है। इसी दौरान जैसे ही उसके पिता पानी से बाहर आते ही वहाँ कुछ पलों के लिए सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता है, मानो जैसे वहाँ कभी कुछ था ही नहीं। तभी शुशांग घबराकर अपने पिता से जल्दी जल्दी पानी से बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन उसके पिता हंसते हुए उससे कहते हैं कि इतना डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी शुशांग को पानी में फिर से कुछ हलचल दिखाई देती है। इस बार उसके पिता भी उसे देखकर समझ जाते हैं कि पानी में सचमुच कुछ मौजूद है। वह तुरंत अपने भाले से पानी के अंदर हमला कर देते हैं, लेकिन वह रहस्यमयी मॉन्स्टर तेजी से वहाँ से भाग जाता है। जब उसके पिता अपना भाला वापस ऊपर खींचते हैं तो उसमें एक बड़ी मछली फंसी हुई दिखाई देती है जिसकी सिर गायब था। लेकिन तभी अचानक वह खतरनाक मॉन्स्टर उनकी बोट पर जोरदार हमला कर देता है, जिससे शुशांग के पिता सीधे पानी में गिर जाते हैं। पानी के अंदर वह मॉन्स्टर तेजी से उनके पिता की तरफ बढ़ने लगता है। यह देखकर शुशांग घबराकर उनकी तरफ एक रस्सी फेंकता है। उसके पिता किसी तरह उस रस्सी को पकड़ लेते हैं और वापस नाव में चढ़ जाते हैं। अगले ही पल वह मॉन्स्टर दोबारा बोट पर हमला कर देता है। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि नाव हवा में उछलकर पलट गई, जिससे दोनों फिर से पानी में गिर जाते हैं। काफी कोशिशों के बाद उसके पिता किसी तरह शुशांग को वापस बोट पर बैठा देते हैं, लेकिन तभी पीछे से वह मॉन्स्टर उसके पिता को जोर से जकड़ लेता है और उन्हें सीधे गहरे पानी के अंदर ले जाकर उसे मार देता है। पानी के अंदर उसके पिता का हर तरफ खून और मरे हुए लोगों की लाशें दिखाई देती हैं। फिर वह मॉन्स्टर शुशांग को भी मारने के लिए बोट पर अपना हाथ रखता है, लेकिन तभी अचानक शुशांग की नींद खुल जाती है। दरअसल यह घटना 10 साल पुरानी थी, जब शुशांग छोटा था। उस घटना की यादें आज भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। इसके बाद शुशांग अपने फेस को पानी से धो ही रहा था कि तभी लुहांग नाम का एक लड़का अपनी गुलेल से उसे परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ हम इस गांव के मुखिया जी को देखते हैं। तभी वहाँ जुहांग नाम का एक आदमी एक बहुत बड़ी मछली लेकर आता है। उस विशाल मछली को देखकर मुखिया जी उससे पूछते हैं कि आखिर इतनी बड़ी मछली तुम्हें कहाँ मिली। इस पर जुहांग बताता है कि यह मछली मुझे नदी के किनारे मिली थी। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है जिसे गाँव के लोग अंकल ली कहकर पुकारते थे। अंकल ली थोड़ा पुराने ख्यालों के इंसान थे, क्योंकि उन्हें सच में भूत प्रेतों के अस्तित्व पर पूरा भरोसा था। पिछले कई सालों से वह गांव वालों को उस रहस्यमयी मॉन्स्टर के बारे में चेतावनी देते आ रहे थे। अक्सर वह उसके बारे में ऐसी बातें किया करते थे जिन्हें सुनकर लोग उन्हें अंधविश्वासी समझकर नजरअंदाज कर देते थे। अंकल ली उस बड़े मछली को देखकर कहते हैं कि नदी के किनारे पड़ी हुई मछली को कभी नहीं उठाना चाहिए, लेकिन अगर उठा ही लिया है तो अब इसे बनाकर खा भी लो। इसके बाद अंकल ली गाँव के मुखिया से कहते हैं कि उनके गाँव की पुश्तैनी भवन की मरम्मत करवानी जरूरी है। इस पर मुखिया जी कहते हैं कि मैं किसी को बोलकर उसे जल्द ही ठीक करवा दूंगा। यहीं पर हमें यू लैन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने पिता और छोटे भाई के साथ रहती थी। गांव के सभी लोग उसे काफी पसंद करते थे, खासकर शुशांग, क्योंकि वह लन से प्यार करता था। लेकिन यू लैन अपने पिता से बहुत डरती भी थी। जब लन कपड़े सुखाने के लिए बाहर आती है तभी अचानक शुशांग पीछे से आकर उसे डरा देता है। इसके बाद वह उसे एक छोटी सी बोट देकर अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन तभी लैन का पिता उन दोनों को एक साथ देख लेता है। वह गुस्से में शुशांग से कहता है कि तुम मेरी बेटी से दूर ही रहना, नहीं तो मैं तुम्हारे हाड़ी पसली एक दूंगा। यह सुनकर शुशांग वहाँ से चला जाता है। शुशांग अभी अपने दोस्त से बातें कर ही रहा था कि तभी अचानक एक आदमी जोर जोर से चिल्लाते हुए और पागलों की तरह दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। वह सबको बताता है कि नदी के किनारे एक लाश मिली है जो बुरी तरह फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसे बेरहमी से चीर डाला हो। ये खबर सुनते ही पूरे गांव में डर का माहौल फैल जाता है। वहाँ मौजूद सभी लोग घबराकर सीधे नदी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो सामने का नजारा देखकर उन सभी लोग का रूह कांप उठती है, क्योंकि उस लाश की हालत बहुत खौफनाक थी। तभी यह सब देखकर अंकल ली कहते हैं कि यह बहुत बुरा हुआ। जिस बात का उन्हें इतने सालों से डर था आखिरकार वही हो गया। वह कहते हैं कि यह काम पानी के देवता का है जो बहुत खतरनाक है और अब वह दोबारा लौट आया है। वह किसी को नहीं छोड़ेगा और एक एक करके पूरे गांव को मार डालेगा। अंकल ली की ये बातें सुनकर गांव का मुखिया उनसे पूछता है कि अगर ऐसा है तो फिर उसे रोकने का कोई उपाय भी जरूर होगा। वह कहते हैं कि उन्हें ऐसा कोई रास्ता बताना चाहिए जिससे उस देवता को शांत किया जा सके। इस पर अंकल ली कहते हैं कि उसे शांत करने के लिए हमें फिर से एक इंसान की बलि देनी पड़ेगी। तभी वहाँ लैन के पिता आ जाते हैं और गुस्से में अंकल ली से कहते हैं कि अंकल ली आप कैसी फिजूल बातें कर रहे हैं। वह कहते हैं कि वह जानवर कोई देवता नहीं बल्कि एक वाटर मॉन्स्टर और पानी का राक्षस जो एक आदमखोर जानवर है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। वह साफ साफ कहता है कि गांव का कोई भी इंसान अपनी जान की बलि नहीं देगा, क्योंकि वे लोग पहले भी बलि दे चुके हैं, लेकिन फिर भी उस दानव ने किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। शुशांग एक तरफ बैठकर यह सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन उसे गांव वालों की ये बातें काफी अजीब लगती हैं, इसलिए वह वहाँ से चला जाता है। रास्ते में उसे लैन का छोटा भाई लुहांग दिखाई देता है जो नदी किनारे
खेल रहा था। उसे देखकर सुसांग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी घर चले जाओ, इस जगह पर बहुत खतरा है। लेकिन लुहांग उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है तुम अपनी फिक्र करो, मेरी नहीं। दरअसल लुहांग अपनी गुलेल से एक बतख पर निशाना लगा रहा था, लेकिन तभी अचानक वह बतख पानी के अंदर गायब हो जाती है। दूसरी तरफ हम सुसांग को देखते हैं जो लैन से कहता है कि तुम नदी पर कपड़े धोने के लिए नहीं जाओगी क्योंकि वहाँ पर बहुत खतरा है। इधर जब लैन का पिता घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसका बेटा घर पर नहीं है। वह तुरंत लैन से पूछता है कि लुआंग कहाँ है। इस पर लैन बताती है कि शायद वह बाहर खेलने के लिए गया होगा। यह सुनते ही उसके पिता गुस्से में आ जाते हैं और लैन से कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके अपने भाई को ढूंढकर वापस लाओ। इसके बाद लैन अपने भाई को ढूंढने निकल पड़ती है, लेकिन उसे ढूंढते ढूंढते वह सीधा उसी खौफनाक नदी के किनारे पहुंच जाती है जहां दूर दूर तक किसी का कोई नामो निशान नहीं था। वहीं दूसरी ओर हम लुआंग को देखते हैं जो अपनी गुलेल से उस बतख पर निशाना लगाने ही वाला था, लेकिन तभी वह बतख अचानक पानी के अंदर चली जाती है। उसे देखने के लिए लुआंग भी नदी के थोड़ा और करीब पहुंचता है। तभी उसे पानी के अंदर कुछ अजीब सी दिखाई देता है और उसे देखकर वह बुरी तरह डर जाता है। लेकिन इससे पहले कि वह वहां से भाग पाता, अचानक पानी का मॉन्स्टर बाहर आता है और लुआंग को मार देता है। दूसरी तरफ हम उसके पिता और बहन को देखते हैं जो गांव वालों के साथ मिलकर लुआंग को हर जगह खोज रहे थे। तभी लैन के पिता को अपने बेटे की लाश मिल जाती है। अपने बेटे की हालत देखकर वह वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगते हैं। जब लैन यह सब देखती है तो सदमे से बेहोश हो जाती है। इसके बाद अंकल ली गांव वालों से कहते हैं कि पानी का बंदर अब वापस आ चुका है। दरअसल अंकल ली उस मॉन्स्टर को पानी का बंदर या दादाजी का भूत कहकर पुकारते थे, क्योंकि वह सोचते हैं अगर उस मॉन्स्टर को नाम लेगा तो वो मॉन्स्टर गुस्सा हो जाएगा। अगली सुबह हम देखते हैं कि अंकल ली और गांव के मुखिया सभी गांव वालों के साथ मिलकर उस पानी के बंदर को शांत करने के लिए पूजा करवा रहे होते हैं। वहीं हम सुसांग को भी देखते हैं। उसका दोस्त उससे पूछता है सब लोग ये क्या कर रहे हैं। सुसांग कहता है कि ये लोग पानी के बंदर को शांत करने के लिए पूजा करवा रहे हैं। तभी वहाँ लैन के पिता आ जाते हैं और गुस्से में अपने पैर से उस मूर्ति को मारकर गिरा देते हैं और कहता है ये कोई देवता नहीं बल्कि एक राक्षस है। यह देखकर अंकल ली गांव वालों से चिल्लाते हुए कहते हैं जल्दी से उसे नीचे लाओ। फिर अंकल ली खुद उस गिरी हुई मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं इसे माफ कर दो। लैन अपने पिता को ऐसा करते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ हम अंकल ली और मुखिया जी को देखते हैं। अंकल ली हाथ जोड़कर देवता से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारे गांव की रक्षा करो, हमें इस संकट से बचाओ। फिर हम लैन के पिता को देखते हैं जो गुस्से में उस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए नदी में बम फेंक देते हैं। तभी वहाँ सभी गांव वाले पहुँच जाते हैं। मुखिया जी उन्हें रोकते हुए कहते हैं वापस आ जाओ, जो भी मसला है हम बैठकर बात करते हैं। लेकिन लैन के पिता किसी की भी बात नहीं सुनते और गुस्से में कहते हैं आज मैं इस पानी के मॉन्स्टर को छोड़ूंगा नहीं। ये देखकर गांव वाले उन्हें पकड़ लेते हैं और बांधकर मुखिया जी के घर ले जाते हैं। मुखिया जी लैन से कहते हैं जाओ अपने पिता को समझाओ, ऐसे वो पानी के बंदर को नहीं मार सकते। लैन अपने पिता के लिए खाना लेकर जाती है, लेकिन उसके पिता गुस्से में खाना भी नहीं खाते। दूसरी तरफ हम सुसांग को देखते हैं जो अकेला बैठकर अपने बचपन की यादों में खो जाता है। जब सुसांग छोटा था तब वह बहुत मस्ती किया करता था। उसके पिता उसे खाने के लिए आलू देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम्हें देखकर बहुत खुश होती। इसके बाद सुसांग और लैन दोनों उसके पिता को समझाने के लिए आते हैं। सुसांग कहता है मैं जानता हूँ कि आप बहादुर हैं, लेकिन आप अकेले उस मॉन्स्टर को नहीं मार सकते। इस पर लैन के पिता गुस्से में सुसांग से पूछते हैं क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारे पिता को किसने मारा था? तुम अब कायर बन चुके हो। रात के समय वही पानी का बंदर मुखिया जी के घर पर आ धमकता है और लैन के पिता को मार देता है। अगली सुबह जब लैन अपने पिता को देखती है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। अंकल ली मुखिया जी से कहते हैं कि अगर हम जल्द बलि नहीं देंगे तो पानी का बंदर पूरे गांव को खत्म कर देगा। यह सुनकर सभी गांव वाले मुखिया जी से पूछते हैं कि किसकी बलि दी जाएगी। तब मुखिया जी कहते हैं कि यह सब लैन के पिता की वजह से हुआ है, इसलिए सिर्फ लैन ही बलि दे सकती है। यह सुनकर सुसांग गुस्से में अंकल ली से कहता है मैं लैन की बलि नहीं होने दूंगा। तभी वहाँ लैन आ जाती है और अंकल ली से कहती है मैं बलि देने के लिए तैयार हूँ। यह सुनकर सुसांग को बहुत बुरा लगता है। वह तुरंत उसे रोकते हुए कहता है पागल मत बनो, तुम क्या कर रही हो? क्या सच में खुद को कुर्बान करने जा रही हो? इस पर लैन शांत आवाज में कहती है मैं बस ये देखना चाहती हूँ कि आखिर वो चीज है क्या। सुसांग तुरंत मुखिया जी से कहता है ये पानी का बंदर कोई देवता नहीं है, ये सिर्फ एक राक्षस है जो धीरे धीरे पूरे गांव को खत्म कर रहा है। लेकिन अंकल ली किसी की बात नहीं सुनते और लैन को कैद करवा देते हैं। रात में सुसांग चोरी छिपे लैन के पास जाता है। वह उसे समझाने की कोशिश करते हुए कहता है कि देखो समझने की कोशिश करो, तुम जो भी कर रही हो वह बिल्कुल गलत है, तुम्हारा यह फैसला सही नहीं है। तुम मेरे साथ कहीं दूर चलो, किसी ऐसी जगह जहाँ वह मॉन्स्टर कभी भी नहीं पहुँच सके। लेकिन लैन उसकी बात मानने से इनकार कर देती है। वह कहती है कि उसके पिता ही उसके लिए सब कुछ थे और अब जब वे नहीं रहे तो उसे भी जीने की कोई इच्छा भी नहीं बची है। वह कहती है कि वह सिर्फ उस वाटर मॉन्स्टर से अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहती है और उससे यहाँ से चले जाने को कहती है। दोनों अभी बात ही कर रहे होते हैं कि तभी कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं और सुसांग से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसके बाद सुसांग वहाँ से निकलकर अपने घर आ जाता है। लैन की बातों ने उसके अंदर का इरादा बदल दिया होता है और वह अपने अतीत को याद करने लगता है, जिससे वह बहुत गुस्से में आ जाता है। अब सुसांग अपने प्यार को बचाने के लिए ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उस पानी के राक्षस को खत्म करके रहेगा। वह घर जाकर अपने हथियार को ठीक करता है और उस राक्षस से लड़ने की तैयारी करता है। फिर वह अपने दोस्त के साथ मिलकर कुछ ऐसे लोगों को ढूंढने निकलता है जो उसकी मदद कर सकें उस राक्षस को खत्म करने में। सबसे पहले सुसांग अपने चचेरे भाई के
पास जाता है। उसका चचेरा भाई उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी नाव के पास ले जाता है। फिर वह अपने दोस्तों को भी बुलाता है ताकि वे सभी मिलकर उस राक्षस को खत्म करने में मदद कर सकें। दूसरी तरफ अंकल ली लैन को बलि देने के लिए नदी के किनारे ले जाकर छोड़ देते हैं। इसी बीच शुसांग अपने सभी साथियों के साथ लैन को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वह गाँव वालों से कहता है ये कोई देवता नहीं बल्कि एक आदमखोर राक्षस है जो धीरे धीरे हम सबको खत्म कर रहा है, लेकिन अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद वह सभी गाँव वालों से कहता है कि जो भी उसके साथ आना चाहता है वह आगे आ सकता है। शुसांग की यह बात सुनकर पहले कोई भी आगे नहीं आता, लेकिन तभी भीड़ में से जुहांग अपने भाई के साथ आगे आता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद शुसांग नाव में मौजूद सभी लोगों को उस राक्षस के बारे में बताता है कि यह राक्षस बोल नहीं सकता लेकिन बहुत शक्तिशाली और खतरनाक है। फिर जुहांग नदी में चारा फेंकता है ताकि पानी का राक्षस बाहर आ सके। शुसांग उसे चेतावनी देता है अगर पानी में कोई भी हलचल हो तो तुरंत रस्सी खींच लेना। इधर शुसांग का चचेरा भाई लैन को चिकन खाने के लिए देता है, लेकिन वह खाने से मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। इसी तरह पानी के बंदर का इंतजार करते करते शाम हो जाती है। शुसांग का चचेरा भाई अपने दोस्तों से कहता है इंतजार करो वो जरूर आएगा। तभी अचानक पानी में कुछ हलचल दिखाई देती है और सभी लोग रस्सी खींचने लगते हैं, लेकिन राक्षस इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वह खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। इसी बीच एक आदमी अचानक पानी में कूद जाता है ताकि वह उस राक्षस को करीब से देख सके। शुसांग उसे रोकते हुए कहता है जल्दी बाहर आ जाओ, पानी के बीच मजाक मत करो। वह राक्षस बहुत ही खतरनाक है, लेकिन वह आदमी उसकी बात नहीं सुनता। कुछ ही पल बाद अचानक वही राक्षस उसे पानी के अंदर खींच लेता है, फिर उसका सिर नाव के ऊपर फेंक देता है, जिसे देखकर सभी लोग डर के मारे कांप उठते हैं। और इसी पल पहली बार सभी लोग उस पानी के बंदर को अपनी आंखों से देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि राक्षस तेजी से उनकी तरफ भागता हुआ आता है और अचानक एक आदमी पर हमला कर उसे अपने साथ पानी में खींच ले जाता है। फिर वो अपना भयानक सा मुंह खोलकर उनकी आंखों के सामने उसका सिर निगल जाता है। यह देखकर शुसांग गुस्से में अपने नुकीले भाले से उस पर लगातार हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन राक्षस इतना फुर्तीला होता है कि एक भी वार उस पर नहीं लगता। वह हर बार बच निकलता है। इसके बाद सभी लोग मिलकर एक साथ अपने अपने भाले उस पर फेंकते हैं, मगर बदकिस्मती से इस बार भी वह बच निकलता है, एक भी भाले उस पर नहीं लगता। फिर शुसांग खुद आगे बढ़कर उस पानी के बंदर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतना ताकतवर होता है कि शुसांग के साथ साथ बाकी लोगों को बुरी तरह घायल कर देता है। जब वह राक्षस लैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी शुसांग फिर से उठकर एक लकड़ी से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे वह राक्षस घायल हो जाता है। इसके बाद सभी मिलकर उसे जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन वह राक्षस इतना ताकतवर होता है कि जाल समेत पानी में कूदकर वहाँ से भाग निकलता है। रात में हम शुसांग और उसके सभी साथियों को देखते हैं जो मिलकर उस राक्षस को खत्म करने के लिए एक नया प्लान बनाते हैं। तभी उनका दोस्त लुदियाओ सबसे कहता है मैं यहाँ मरना नहीं चाहता। शुसांग उसे समझाता है तुम अभी यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, बाहर वह राक्षस है, लेकिन लुदियाओ उसकी बात नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। जब लुदियाओ नदी के रास्ते से आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे पानी के बंदर की आवाज सुनाई देती है और वह डर कर भागने लगता है। भागते भागते वह नदी के किनारे पहुँच जाता है, जहाँ उसके सामने कोई और रास्ता नहीं बचता। तभी पानी का बंदर वहाँ आकर लुदियाओ को मार देता है। इसके बाद वह मॉन्स्टर शुसांग के घर की तरफ बढ़ता है, जहाँ सभी लोग एक कमरे में एक पुतला रखकर तैयार बैठे थे। पानी का बंदर आकर उस पर हमला करने लगता है। दूसरी तरफ शुसांग उसे अपने लेंस से देख लेता है और तुरंत सभी को इशारा करता है। इसके बाद सब लोग कमरे के अंदर ही उसे घेर लेते हैं और एक साथ उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे लड़ाई तेज होती है और आखिरकार ये लोग उस राक्षस को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। रात में ही सभी लोग उस पानी के बंदर को पकड़कर मुखिया जी के घर ले जाते हैं, जहाँ पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। लेकिन गांव वाले इस बात पर यकीन नहीं करते कि ये कोई राक्षस है। तभी जुहांग आगे आकर कहता है इसने हमारे कई लोगों को मारा है, ये कोई भूत या देवता नहीं, सिर्फ एक राक्षस है। इसके बाद सभी गांव वाले उसे जलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ अंकल ली आ जाते हैं। अंकल ली सभी को रोकते हुए कहते हैं तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई पानी के भगवान को पकड़ने की, और वह उसे जलाने से मना करते हैं। फिर अंकल ली उस पानी के राक्षस के सामने जाकर उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं दादाजी का भूत शांत हो जाओ और इन्हें माफ कर दो। दादाजी के पानी के भूत शांत हो जाओ। इसी बीच मुखिया जी सभी से कहते हैं इस मॉन्स्टर के साथ क्या करना है ये हम कल देखेंगे, फिलहाल आप सब लोग जाओ, मजे की नींद लो और खूब मजे करो। जिसके बाद गांव में सभी लोग जीत का जश्न मना रहे थे और मुखिया जी भी इस खुशी में काफी खुश नजर आते हैं। फिर हम शुसांग और लैन को देखते हैं। शुसांग लैन से शादी के लिए पूछता है और लैन भी मुस्कुराते हुए उसकी बात मान जाती है। दोनों ही बहुत खुश होते हैं क्योंकि वे अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताना चाहते थे। दूसरी तरफ अंकल ली उस पानी के बंदर को शांत करने की कोशिश करते करते वहीं थक कर खुद ही सो जाते हैं। जब अंकल ली की आंखें अचानक पिंजरे के पास खुलती हैं, तो वह देखते हैं कि पानी का राक्षस अब पिंजरे में नहीं है, वह गायब हो चुका है। जैसे ही वह पीछे मुड़ते हैं, राक्षस उनके सामने खड़ा होता है, धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता हुआ, और देखते ही देखते वह उनके शरीर को चीर कर 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद वह गांव की तरफ बढ़ने लगता है। वहाँ शुसांग का दोस्त उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह भी उस राक्षस का शिकार बन जाता है। इसके बाद वह पानी का बंदर धीरे धीरे गाँव की तरफ बढ़ता है। सभी गाँव वाले नशे में पूरी तरह बेहोश पड़े थे और इसी का फायदा उठाकर राक्षस
एक एक कर सबको मारकर उन्हें खाने लगता है। सुबह होते ही गांव का मंजर बदल चुका होता है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ खामोशी और बिखरी लाशों के ढेर नजर आते हैं। सुबह जब सुशांग अपने दोस्त की हालत देखता है तो वह फूट फूट कर रोने लगता है। इधर मुखिया जी ये सब देखकर कहते हैं, ये सब हमारी लापरवाही की वजह से हुआ है। अगर अंकल ली ने रात में उस राक्षस को जलाने से हमें नहीं रोका होता तो आज ये हाल नहीं होता। अब यह लड़ाई किसी भी हालत में रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि वह पानी का बंदर हमारे सभी लोगों को मार रहा है। हम उसे भगवान समझकर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। मुखिया जी की यह बात सुनकर सुशांग अपने आप से वादा करता है कि वह अब उस पानी के बंदर को नहीं छोड़ेगा। इसके बाद सुशांग के साथ सभी गांव वाले उस राक्षस को खत्म करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन सुशांग अकेले ही पानी में उतर जाता है ताकि वह उस राक्षस को अपनी तरफ खींच सके। जैसे ही वह पानी के अंदर जाता है वह देखता है कि पानी में बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं। तभी उसकी नजर उस राक्षस पर पड़ती है जो ठीक उसके सामने खड़ा होता है। सुशांग तुरंत अपने भाले से उस पर हमला करता है, लेकिन वह राक्षस अपने पैर से उसे जोरदार टक्कर मारकर ऊपर हवा में फेंक देता है। ये देखकर जूहांग और उसके साथी तुरंत सुशांग को खींचकर नाव की तरफ लाने लगते हैं। वह राक्षस भी उसके पीछे पीछे किसी बंदर की तरह फुर्ती से भागता हुआ आता है और आखिरकार उनकी नाव पर चढ़ ही जाता है। सभी लोग एक के बाद एक तीर चलाकर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते और पहले की तरह वह हर बार बच निकलता है। उल्टा ही वहाँ पे मौजूद सभी लोगों पर हमला कर देता है, जिससे कई लोग घायल हो जाते हैं। इसके बाद वह मॉन्स्टर एक एक करके सभी लोगों को मारता जाता है। फिर जूहांग और लैन किसी तरह उस राक्षस को पकड़ने की कोशिश करते हैं ताकि सुशांग अपने चाकू उस पर वार कर सके। सुशांग लगातार उस पर हमला करता है, लेकिन वह राक्षस बहुत ताकतवर होता है और सभी को दूर फेंक देता है। जब वह मॉन्स्टर सुशांग और लैन की तरफ बढ़ता है तभी सुशांग अपने औजार जोरदार वार करता है और उसे घायल कर देता है। वह लगातार उस पर हमला करता रहता है। उस समय सुशांग के दिमाग में अपने बीते हुए सारे दर्दनाक पल घूमने लगते हैं और वह लगातार उस पर बेरहमी से हमला करता रहता है जब तक कि वह पूरी तरह कमजोर नहीं पड़ जाता। इसके बाद सुशांग उसकी आंख पर वार करता है, जिससे उसकी नजर चली जाती है। अब वह कुछ भी देख नहीं पा रहा था। फिर सुशांग उसे पकड़कर पानी में छलांग लगा देता है और अंतिम संघर्ष में उसे खत्म कर देता है। इधर लैन देखती है कि पानी में चारों तरफ खून फैला हुआ है। यह देखकर उसे लगता है कि सुशांग मारा गया और वह दुखी होकर रोने लगती है। मगर तभी वह देखती है कि सुशांग उस राक्षस का सिर काटकर उसे अपने साथ बाहर लेकर आ रहा होता है। सारे गांव वाले बड़ी बेसब्री से उसके बाहर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। सुशांग गांव वालों के बीच अपने साथियों और पिता को भी देखता है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उसे वे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि उसने बहादुरी का काम किया था। ये देखकर सुशांग खुश भी होता है और भावुक भी। ऐसा लगता है जैसे कई सालों से गांव पर मंडरा रहा खतरा अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका हो। इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो एक लाइक जरूर कर देना।